गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं कल लोकतंत्र क्यों अध्याय पढ़ा रहा था, जिसमें बताया कि लोकतंत्र क्या होता है। तो इसमें आपको बताया कि जनता जब अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता का प्रतिनिधि जो होता है जनता खुद उसको चुनती है। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अपने जो नेता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, यानी उनका जो चुनाव करती है, तो वहां पर लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं, जिनमें बताया आपको कि वहां पर शासक कैसा होगा। तो आज हम देखते हैं कि शासक कौन है, यानी लोकतंत्र में शासक कौन होगा। तो शासक वो व्यक्ति होगा जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता द्वारा निर्वाचित। जो व्यक्ति जहां पे किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश में जहां पर लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, वहां के जो प्रतिनिधि होते हैं, वहां के जो शासक होते हैं, वो शासक जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी जनता ही उनको वोट देकर शासक या उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पंच, सरपंच, उनको उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो शासक कौन होगा, कैसा होगा कि जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा वोट देकर जनता उनको जिता करके भेजती है, उनका चुनाव करके उनको आगे जब शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों के रूप में तो भेजती है, तो वो व्यक्ति शासन है वो करता है। इसके बाद में आप आगे है कि चुनाव में क्या होगा। चुनाव में जो भारत के अंदर जो 18 वर्ष से अधिक की उम्र के जो वयस्क मताधिकारी हैं, वो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को आगे चुनाव में जिता करके भेजते हैं। उसके बाद में क्या, यानी जो लोग होते हैं वो शासन किस प्रकार से शासक का चुनाव करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि चुनाव में प्रत्येक जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारत में कोई भी नागरिक, यानी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, वो अपने मत का प्रयोग सरकार बनाने के लिए कर सकता है। और सरकार का स्वरूप लोकतंत्र में कैसा होगा, यानी सरकार का स्वरूप कैसा होता है। तो सरकार लोकतंत्री होगी या राजतंत्री होगी या सैनिक तंत्र होगा या अधिनायक तंत्र होगा या तानाशाह तंत्र होगा। तो लोकतंत्रीय जो सरकार है, वहां पर गणराज्य लोकतंत्रीय संसदीय या अध्यक्ष व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसमें कुछ जो फैसले आप करते हैं निर्वाचित नेताओं के हाथ में जाते हैं। जैसे बात करें पाकिस्तान की, आपको बताया कि पाकिस्तान वो भारत का ही हिस्सा था, यानी 1947 में जब आजाद होता है भारत, तो भारत के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक पाकिस्तान नया राष्ट्र बन जाता है, दूसरा भारत है, उसका निर्माण हो जाता है। और उनका जो निर्माण किया गया, उसका जो आधार था वो क्या था, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर बंटवारा होता है, यानी बंटवारा किन के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर। परंतु भारत में 1950 में संविधान लागू होता है, उसके साथ में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, और वैसे की वैसी आज है। परंतु पाकिस्तान में अनेक बार लोकतंत्र की जगह सैनिक तंत्र और उसकी स्थापना हो जाती है।
यानी लोकतंत्र की जगह सैनिक तंत्र है, उसकी स्थापना वहां पर हो जाती है। तो जैसे इसके बारे में उदाहरण कि परवेज मुशर्रफ जो सेना के अध्यक्ष थे पाकिस्तान में, उन्होंने क्या किया कि 1999 में सरकार का तख्ता पलट दिया और खुद शासन करने लग जाते हैं। यानी जनरल थे, सेना के अध्यक्ष थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब थे। उन्होंने क्या किया कि 1999 में जो शासन की बागडोर थी वो अपने हाथों में ले लेते हैं। यानी वहां पर जो लोकतंत्र था, जो जनता का शासन था, उसको खत्म कर देते और सैनिक शासन है उसकी स्थापना वो कर देते। उसके बाद में 2002 में उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और उसके तहत वापिस वो वहां के राष्ट्रपति है वो बन जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में आपको पता है कि 1950 से लेकर जो प्रथम आम चुनाव होते हैं 1952 में, यानी नवंबर 1951 में प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आज तक यानी 1922 आ गया तब तक जो प्रक्रिया है लोकतंत्र व्यवस्था थी वो आज वैसी की वैसी है। परंतु भारत का ही दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान है वहां पर कभी लोकतंत्र की स्थापना होती है, कभी जनतंत्र की स्थापना हो जाती है। इसके अलावा जैसे चीन है, चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका शासन है, वहां पर साम्यवादी सरकार है, उसकी स्थापना की गई है, वहां पर भी लोकतंत्र नहीं है। और साथ में आपको पता है कि 1950 में भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था और आज तक वैसा का वैसा लागू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब भारत के सभी नागरिक जो भारत के हैं उनको मत देने का अधिकार है। और भारत में जो है मोल कितना है, यानी एक व्यक्ति जो मत देता है उस मत का मोल कितना है, तो मोल है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। इसका मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक है उसका एक ही वोट होगा, यानी एक व्यक्ति है उसका एक ही वोट होगा और उसका मोल है वो सभी का बराबर होगा, यानी मूल्य है वो सभी का बराबर होगा। यह नहीं क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके मत का मूल्य ज्यादा होगा, या प्रधानमंत्री है या कोई अधिकारी है प्रशासनिक या कोई राजनीतिक जो नेता है उनके मत का मूल्य ज्यादा होगा। और भारतीय लोग हैं जो सामान्य जनता है, जो गरीब जनता है, आदिवासी है या अल्पसंख्यक है या और कोई है, उनके मत का मूल्य कम होगा। यानी ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं दी गई। सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है और उनके वोट का जो मूल्य होगा, जो मोल होगा, वो भी सिर्फ एक ही माना जाएगा। यानी एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, उसका मत मूल्य, हमारा जो मत मूल्य है वो भारत के राष्ट्रपति के बराबर का है, यानी किसी का कम या ज्यादा है। दूसरी बात कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है उसी समय इसको अपना लिया है। अनेक राष्ट्रों में वो ऐसा नहीं होता। जैसे सऊदी अरब की बात करें, यानी सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार है वो 2015 तक नहीं था।
यानी सऊदी अरब जो देश है वहाँ पर महिलाओं को मत देने का अधिकार 2015 के बाद ही मिलता है। उससे पहले उनको महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, या कोई वहाँ पर महिलाएं 2015 से पहले अपने मत का यानी अपने वोट है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। परंतु भारत में आज़ाद होता है और आज़ादी के साथ में जो हमारा संविधान लागू होता है, जो प्रथम आम चुनाव होते हैं 1951-52 में, यानी 1951 नवंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 1952 फरवरी में क्या होते हैं, चुनाव हो जाते हैं। उसी समय से भारत में महिलाओं और पुरुषों को बराबर का मत देने का अधिकार होता है। अब तो क्या कि भारत में सार्वभौमिक वैसे मताधिकार है और भारत में एक व्यक्ति एक वोट, उसका एक ही मूल्य होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।